गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम हरवीर सराधना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। तो यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि रेगुलर करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। और इस चैनल पर आपको ऑथेंटिक न्यूज जैसे PIB, द हिंदू, मनी कंट्रोल, बिजनेस स्टैंडर्ड, ऑल इंडिया रेडियो, इन सभी से रिलेटेड, इन सोर्सों से संबंधित सारी करंट अफेयर्स आपको मिलती रहेगी। तो देखिए दोस्तों, हम आज बात करेंगे 22 व 23 मई के करंट अफेयर्स की। तो देखिए पहला क्वेश्चन, पिनांगा अंडामनेंसिस प्रजाति कहाँ पाई जाती है? दोस्तों ये क्या है? ये मतलब एक वन्य प्रजाति है जो कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? ये उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान या मध्य अंडमान। तो दोस्तों ये पाई जाती है दक्षिणी अंडमान में, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, पिनांगा अंडामनेंसिस प्रजाति के बारे में। तो देखिए हम बात करते हैं दोस्तों, दक्षिणी अंडमान द्वीप की एक स्थानिक ताड़ प्रजाति, ये पेड़ पौधों से संबंधित प्रजाति है दोस्तों। पिनांगा अंडामनेंसिस को एक दूसरे स्थान पर तिरुवनंतपुरम स्थित जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्थापित किया जा रहा है दोस्तों। ये अंडमान के जो दक्षिणी अंडमान है वहाँ पर तो ये पाई जाती है, लेकिन अभी इसको कहाँ पर स्थानांतरित किया जा रहा है? इसको तिरुवनंतपुरम में जवाहरलाल ट्रॉपिकल बॉटनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर स्थापित किया जा रहा है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों आगे। तो देखिए इस प्रजाति की कुल संख्या 600 है, जो केवल दक्षिणी अंडमान के माउंट हैरियट नेशनल पार्क में एक सदाबहार वन क्षेत्र में होती है। तो दोस्तों ये कहाँ पर होती है? माउंट हैरियट नेशनल पार्क है अंडमान निकोबार में, वहाँ पर, यानी दक्षिणी अंडमान में पड़ता है ये मुख्य रूप से, तो वहाँ पर ये पाई जाती है। अब हम बात करेंगे माउंट हैरियट नेशनल पार्क के बारे में दोस्तों। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि माउंट हैरियट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना होगा अंडमान निकोबार में। यह वर्ष 1969 में स्थापित किया गया था और ये कितना है? मात्र 4.62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है दोस्तों, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए माउंट हैरियट जो इस पार्क का हिस्सा है 383 मीटर वाला, वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। माउंट हैरियट यहाँ पर कितनी ऊंचाई की चोटी है दोस्तों? ये है 383 मीटर ऊंचाई। आपसे माउंट हैरियट की ऊंचाई पूछी जा सकती है, क्योंकि चर्चा में क्या है? माउंट हैरियट नेशनल पार्क है दोस्तों। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर भी दे रखी होती है दोस्तों कई जगह, और कई जगह ये दे रखी होती है दोस्तों ये 737, तो ज़्यादा जगह 737 मिलती है। तो माउंट हैरियट की 383 मीटर ऊंचाई है, सैडल पीक सबसे ऊंची है 737 मीटर, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ग्रेट निकोबार में माउंट थुल्लियर, ये 568 मीटर है। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, पटवार हो, राजस्थान पुलिस हो, या मान लीजिए आप UPSC वगैरह दे रहे हो, UPSC, RPSC में मेन रूप से RS, इसमें आपको मुख्य रूप से ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। तो देखिए ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व आपके सामने ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो दोस्तों ये ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व किस में है? महाराष्ट्र में। ये आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र में जो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर दोस्तों, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे हम इसके बारे में बात करते हैं, ताडोबा अंधारी जो टाइगर रिजर्व है इसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए वर्ष 2019 में महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में किए गए एक सर्वेक्षण में टाइगर रिजर्व में 1727 वर्ग किलोमीटर के कोर एवं बफर क्षेत्रों में 115
बाघों तथा 151 तेंदुओं की उपस्थिति दर्ज की गई। दोस्तों इसमें क्या है कि 2019 में सर्वे किया गया, इसलिए ये चर्चा में है, तो आपको ये याद रखना है। इसमें करीब 115 तो बाघ हैं, 151 के आसपास तेंदुए पाए गए हैं ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ उगने वाली घास भी आपको याद रखनी है दोस्तों, एनोगैसुस लैटिफोलिया, ये अग्नि प्रतिरोधी पौधे की प्रजाति है दोस्तों। अग्नि प्रतिरोधी यानी इसमें आग नहीं लगती है। और यहाँ पलास, इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटा मोनोस्पर्मा। पलास के वृक्ष भी पाए जाते हैं, इसे जंगल की आग कहते हैं दोस्तों। पलास को क्या कहते हैं? जंगल की ज्वाला। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक तो पलास का वैज्ञानिक नाम ब्यूटा मोनोस्पर्मा, ठीक है, और एक आपको याद रखनी है दूसरी घास एनोगैसुस लैटिफोलिया, ये भी अग्नि प्रतिरोधी पौधे की प्रजाति है दोस्तों। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में दोस्तों। तो देखिए महाराष्ट्र के सीएम अभी कौन है? उद्धव ठाकरे हैं दोस्तों, उद्धव ठाकरे, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ के दोस्तों गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी जी, भगत सिंह जी, ठीक है। और यहाँ की कैपिटल आप जानते हो मुंबई, और मुंबई को भारत की क्या कहते हैं दोस्तों? मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई को कहा जाता है दोस्तों। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण जापान के उद्योग जगत ने लकड़ी की मोहरों का प्रयोग नहीं करने की मांग की है, जिन्हें जापान में क्या कहा जाता है? दोस्तों कोविड-19 का जो प्रभाव जापान में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इंडिया में भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। 1.25 लाख का आंकड़ा संक्रमितों का क्रॉस कर चुका है दोस्तों, और करीब 3500 के आसपास डेथ भी हो चुकी हैं। भारत की बात कर रहा हूँ ये मैं, और भारत में दोस्तों रिकवरी रेट 35 से 40% है, राजस्थान की 60% के आसपास है, तो ये अच्छी बात है। तो कोविड-19 का प्रभाव जापान में भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर लकड़ी की मोहरों का प्रयोग किया जाता है, तो उसको बंद करने की बात कही गई है। तो उस मोहर को क्या कहा जाता है जापान में, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, सिनूक, इंकान, हंको या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या कहा जाता है? हंको कहा जाता है लकड़ी की मोहरों को जापान में। जापान की बात करते हैं तो दोस्तों जापान की संसद का नाम आपको याद रखना है, डाइट है। जापान के अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है दोस्तों? प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के दोस्तों शिंजो आबे। यहाँ की कैपिटल की बात करते हैं तो टोक्यो है दोस्तों। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। पिछले कुछ दिनों में जैसे जैसे जापान में कोविड-19 के मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, वैसे वैसे वहाँ के उद्योग जगत के नेताओं द्वारा हंको परंपरा को छोड़ने की मांग की जाने लगी है। आगे बात करते हैं तो हंको क्या है दोस्तों? लकड़ी की मोहर है। यहाँ लंबाई में छोटा होता है, ये मोहर है जो छोटी होती है। इसका स्याही वाला सिरा गोल या चौकोर आकार का होता है। इस मोहर पैड में जिस स्याही का प्रयोग होता है उसे सुनिकू कहा जाता है दोस्तों। जिस स्याही का प्रयोग होता है मोहर में उसे क्या सिनुकू कहा जाता है, और वह निशान जो किसी दस्तावेज पर छपता है उसे इंकान कहा जाता है दोस्तों। उसे क्या कहा जाता है? इंकान। और इस मोहर को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है हंको। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 21 मई, 22 मई, 23 मई या 20 मई। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। और अंतर्राष्ट्रीय जो जैव विविधता है, इस शब्द की 1986 में पहली बार प्रचलन में आया था। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं इसके बारे में दोस्तों। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम आपको याद रखनी है। थीम क्या है? हमारे समाधान प्रकृति में है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम क्या है? हमारे समाधान
प्रकृति में है, अर्थात प्रकृति को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो भी समाधान है वो प्रकृति में ही निहित है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, मई चौथा आंदोलन किस देश में हुआ था? तो दोस्तों अभी ये क्या इसको 100 वर्ष पूरे हुए हैं लगभग, इसलिए मई चौथा आंदोलन आपसे पूछा जा सकता है। तो मई चौथा आंदोलन की हम बात करते हैं तो ये कौन से देश में हुआ था? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी चीन। तो दोस्तों ये मई चौथा आंदोलन कहाँ पर हुआ था? चाइना में। अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। तो देखिए, यह एक साम्राज्यवाद विरोधी सांस्कृतिक एवं राजनीतिक आंदोलन था जो 4 मई 1919 को बीजिंग में छात्रों के विरोध से शुरू हुआ। ये दोस्तों साम्राज्यवाद का जो बढ़ावा हो रहा था, साम्राज्यवाद बढ़ रहा था, उसके विरोध में ये 4 मई 1919 को कौन सा आंदोलन हुआ था दोस्तों? मई चौथा आंदोलन, ठीक है। और इसकी आगे हम बात करते हैं तो ये प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मित्र देशों के मध्य वर्साय की संधि हुई। आपको ये भी ध्यान रखना है, प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया था तो जो मित्र राष्ट्र थे उनके मध्य क्या हुआ था दोस्तों? वर्साय पैक्ट हुआ था, वर्साय की संधि हुई थी। चीन ने प्रथम विश्व युद्ध में मित्र देशों का साथ दिया था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि इस बैठक में उसे यदि बराबर की हिस्सेदारी नहीं मिली तो कम से कम उसकी आवाज़ तो सुनी ही जाएगी। किंतु बातचीत के दौरान फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने गुप्त समझौते के तहत चीन की सीमा का कुछ हिस्सा जापान को सौंप दिया। दोस्तों ये मई चौथा आंदोलन इसलिए हुआ था क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें चाइना ने मित्र राष्ट्रों का सहयोग किया था। तो फिर वहाँ पर क्या बातें हो रही थी? चाइना ने ये समझा था कि यदि हमें बराबर की हिस्सेदारी भी नहीं मिलेगी तो हमारी कुछ बात तो सुनी जाएगी, लेकिन जो फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, इन्होंने गुप्त समझौता किया और चाइना का जो कुछ क्षेत्र था वो किसको दे दिया? जापान को सौंप दिया था दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो इसे मई चौथा आंदोलन कहा जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, जिसके परिणाम स्वरूप चीन में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसे मई चौथा आंदोलन के रूप में जाना जाता है। कब हुआ था दोस्तों? 4 मई 1919 को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये यूपीएससी में पूछा जाएगा दोस्तों 100%। आगे हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 17 मई, 18 मई, 21 मई और 23 मई। तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है ये कब मनाया पहली बार मनाया गया है दोस्तों 21 मई को। और दोस्तों इसमें ये प्रस्ताव भारत ने रखा था भाई चाय डे मनाने का, चाय दिवस मनाने का, जिसको मंजूरी दे दी गई थी 2019 में। और अब पहली बार 21 मई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पहली बार मनाया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बात करते हैं दोस्तों 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आतंकवाद विरोधी दिवस भी 21 मई को मनाया जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, वैसे मैंने आपको बता दिया है लेकिन फिर भी देखिए 21 मई को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, यूएनओ द्वारा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। बात करते हैं यूएनओ, तो यूएनओ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं हम। तो देखिए वर्ष 2015 में भारत ने मिलान कहाँ पर है दोस्तों? इटली में। मिलान में एक सम्मेलन हुआ था, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का जो सम्मेलन हुआ था उसमें अंतर सरकारी समूह की बैठक में 21 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था दोस्तों। भारत ने ये प्रस्ताव रखा जो मैं आपको बता चुका हूँ। फिर 2019 में इसकी घोषणा कर दी गई और पहली बार 21 मई 2020 को मनाया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हाल ही में, क्योंकि ये जीके के क्वेश्चन बढ़ेंगे और करंट के बढ़ेंगे, हाल ही में भारत के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कोणार्क सूर्य मंदिर पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित करने की घोषणा की गई है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित? दोस्तों
किस राज्य में स्थित है ये पूछा गया है। तो ये तो आपको आसानी से पता ही होगा, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ओडिशा में। तो दोस्तों कोणार्क के जो सूर्य मंदिर है इसको पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों, तो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा की पुरी डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। और इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, कोणार्क के सूर्य मंदिर को भारत का ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। और दोस्तों राजस्थान का ब्लैक पैगोडा कहा जाता है चित्तौड़गढ़ के सूर्य मंदिर को। आगे हम इसके बारे में थोड़ा देखते हैं दोस्तों। तो देखिए, ओडिशा में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर में 1984 में शामिल किया गया था। तो दोस्तों ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल कर लिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, कोणार्क के सूर्य मंदिर को भारत का ब्लैक पैगोडा कहते हैं। एक्चुअल में दोस्तों ब्लैक पैगोडा जो सूर्य मंदिर है जिसका नाम ब्लैक पैगोडा है, ये रोम में स्थित है, इटली की राजधानी में। तो ये आपको पता होना चाहिए, बाकी यहाँ संज्ञा दी जाती है। चित्तौड़गढ़ के सूर्य मंदिर को राजस्थान का ब्लैक पैगोडा कहते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। तो ये भी पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा H1N1 का मुकाबला करने के लिए किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है। दोस्तों क्या है कि अभी कोविड-19 चल ही रहा है, मानसून आने वाला है। जैसे मानसून को 5 जुलाई को तो केरल में प्रवेश बताया जा रहा है, केरल में प्रवेश बताया जा रहा है, लेकिन जुलाई तक राजस्थान में भी ये प्रवेश कर जाएगा। तो दोस्तों आपको एक बात यहाँ पर ये बतानी है कि भाई स्वाइन फ्लू, मौसमी बीमारी, ऊपर से कोविड-19, इन समस्याओं के कारण जो राज्यव्यापी टीकाकरण करवाया जा रहा है वो कौन सा राज्य के द्वारा करवाया जा रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने 4 रखे हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल। तो दोस्तों अभी इन्फ्लुएंजा के लिए जो राज्यव्यापी टीकाकरण करवाया जा रहा है वो किसके द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा की बात करते हैं दोस्तों, तो हरियाणा के सीएम आप जानते ही हो मनोहर लाल खट्टर हैं, और यहाँ के गवर्नर है दोस्तों सत्यदेव नारायण आर्य। कैपिटल चंडीगढ़ है। महाराष्ट्र और पंजाब व हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। आगे हम बात करते हैं इसके बारे में, काफ़ी बड़ा लेख है दोस्तों, आपको अच्छे से समझना है। हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य संबंधित 3 कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों के लिए H1N1 टीकाकरण अभियान, एक तो 3 मतलब दोस्तों बड़े कार्यक्रम शुरू किए हैं। एक तो H1N1 यानी स्वाइन फ्लू का टीकाकरण, एक राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम, हेपेटाइटिस बी के नियंत्रण के लिए दोस्तों, और राज्य के 21 जिला अस्पतालों में नेत्रदान के कार्यक्रम, ये तीनों स्टार्ट किए गए हैं। कौन कौन से दोस्तों, नेत्रदान, हेपेटाइटिस और स्वाइन फ्लू। अब हम बात करते हैं दोस्तों स्वाइन फ्लू के बारे में। तो देखिए स्वाइन फ्लू का वायरस का नाम क्या है दोस्तों, H1N1 नामक फ्लू वायरस कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। ठीक है दोस्तों, ये संक्रामक रोग है, आपको पता ही है, इन्फेक्शन के द्वारा हो जाता है ये। आगे हम बात करते हैं H1N1 संक्रमण को स्वाइन फ्लू कहा जाता है, क्योंकि पहले यह उन्हीं लोगों को होता था जो सुअरों के सीधे संपर्क में आते थे। अब तो दोस्तों सभी प्रकार के लोगों को हो जाता है, पर पहले किनको होता था, जो सुअरों के जो पिग होते हैं उनके सीधे संपर्क में आते थे। आगे बात करते हैं, तो H1N1 की 3 श्रेणियां हैं दोस्तों, A, B और C। ठीक है, A और B श्रेणियों को घरेलू देखभाल की आवश्यकता होती है, जबकि C श्रेणी में मतलब A श्रेणी का कोई रोगी है तो उसको तो घरेलू देखभाल से ही काम सही हो जाता है दोस्तों, स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। लेकिन जब C श्रेणी का स्वाइन फ्लू हो जाता है तो तत्काल रूप से हॉस्पिटल में क्या किया जाना चाहिए, उसे भर्ती करवाना चाहिए, अन्यथा उसकी मृत्यु भी हो सकती है।
आगे हम बात करते हैं H1N1 किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे अब बात करते हैं दोस्तों हम हेपेटाइटिस बी की। तो देखिए हेपेटाइटिस बी का कार्यक्रम भी चलाया है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए ये एक वायरल, तो देखिए दोस्तों ये एक वायरल दूसरा हरियाणा का कार्यक्रम जो चलाया गया है वो हेपेटाइटिस बी को लेकर है। तो देखिए दोस्तों ये एक वायरल संक्रमण है जो लीवर की बीमारी का कारण बनता है दोस्तों। एक वायरल है दोस्तों और ये लीवर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो देखिए यह वायरस जन्म और प्रसव के दौरान मां से बच्चों में फैल सकता है। इसके अतिरिक्त ये रक्त या शरीर के अन्य तरल पदार्थों के संपर्क में आने के कारण भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, यह लीवर कैंसर का प्राथमिक कारण है दोस्तों। जो हेपेटाइटिस है ये लीवर कैंसर का मुख्य कारण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपसे पूछा जाए लीवर कैंसर का मुख्य कारण कौन सा है, तो हेपेटाइटिस बी। तो देखिए हेपेटाइटिस बी की रोकथाम की जा सकती है, जो कि एक सुरक्षित और प्रभावी उपाय है, वैक्सीन के द्वारा की जा सकती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की। तो देखिए भारतीय इस्पात संघ इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो ये किसे चुना गया है दोस्तों, दिलीप उम्मैन को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। दिलीप उम्मैन इस पद पर टाटा स्टील के CEO वी नरेंद्रन का स्थान लेंगे दोस्तों। पहले टाटा स्टील के जो CEO थे दोस्तों वी नरेंद्रन, अब उनका स्थान कौन लेंगे दोस्तों, दिलीप उम्मैन। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो देखिए हाल ही में एस्ले कपूर का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने 4 हैं दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहें। तो दोस्तों एस्ले कपूर किस खेल से संबंधित है, टेनिस, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे उनके बारे में। हाल ही में अलीबाबा ग्रुप के संस्थापक जैक मा ने किस बैंक से इस्तीफा देने की घोषणा की है। तो दोस्तों इसके बारे में बहुत बेहतरीन लिखा है, काफ़ी स्टूडेंटों ने ज़बरदस्त लिखा है। आप भी अधिक से अधिक लिखा करो दोस्तों, इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अप होगा। आपको एग्जाम्स में सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे, आप बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर पाओगे। तो देखिए दोस्तों अभी किससे, अलीबाबा ग्रुप के जो संस्थापक हैं चाइना के जैक मा, उन्होंने सॉफ्ट बैंक से क्या दे दिया है दोस्तों, इस्तीफा। तो देखिए इसके बारे में आप बेहतरीन लिखा करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने आपसे पूछा था। तो देखिए हाल ही में किसने पब्लिक हेल्थ स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है। तो दोस्तों आपको इसके बारे में बताना है कि हाल ही में किसने पब्लिक हेल्थ स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये आंसर हो जाएगा आपका DU, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय ने। तो इसके बारे में भी काफ़ी स्टूडेंटों ने काफ़ी बेहतर लिखा है, और आप भी लिखा करो, मैक्सिमम लिखा करो। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन आपको आज दिए जा रहे हैं इसके बारे में पूरा लिखना है आपको। किस देश ने काला पानी आज का क्वेश्चन जो दोस्तों आपको अधिकतम लिखना है, बहुत बेहतरीन लिखना है, किफ़ायती लिखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आज का, किस देश ने काला पानी, लिपुलेख एवं लिम्फियाधुरा क्षेत्र अपने नए मानचित्र में शामिल किए हैं। तो दोस्तों काला पानी, लिपुलेख और लिम्फियाधुरा ये क्षेत्र भारत के हैं, इसको कौन से देश ने अपने मानचित्र में शामिल किए हैं। तो देखिए ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी चाइना। तो आपको पूरा लिखना है दोस्तों, ये मुद्दा क्या है इसके बारे में पूरा लिखना है आपको। दूसरा क्वेश्चन जो आपको लिखना है इसके बारे में, निम्नलिखित में से किस रेलवे डिवीज़न में कोविड-19 रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए रेल बोट विकसित किया है। तो कौन सा रेलवे जोन है दोस्तों जिसने रेल बोट शुरू किया है, किसके लिए, कोविड-19 के पेशेंट के लिए। तो देखिए पश्चिमी रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, दक्षिणी केंद्रीय रेलवे, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों, पूरा लिखना है।
अब दोस्तों हम बात करते हैं लेखों के बारे में जो यूपीएससी और आरएस में आपसे सीधे पूछे जाएंगे। अल्जाइमर और ट्रोजन हॉर्स। तो दोस्तों देखिए, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान गुवाहाटी IIT गुवाहाटी के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने ट्रोजन हॉर्स विधि विकसित की है। दोस्तों ट्रोजन हॉर्स से क्या किया जाएगा, अल्जाइमर जो पेट की बीमारी होती है उसका इलाज किया जा सकता है आसानी से। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अल्जाइमर के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं को नष्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके कारण रोगी की शारीरिक और मानसिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता है, उसकी निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है, स्वभाव में लगातार परिवर्तन होता रहता है। तो अल्जाइमर बीमारी के लिए IIT गुवाहाटी कहाँ पर है दोस्तों, असम में, इसने क्या ट्रोजन हॉर्स विकसित किया है इसके इलाज के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं हम, दूसरे लेख की तरफ चलते हैं। तो देखिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दोस्तों कब शुरू की गई थी, ये 2018 में शुरू की गई थी दोस्तों। अभी क्यों ये चर्चा में है, क्योंकि इसके जो स्वास्थ्य बीमा कवर रखा गया था 5 लाख रुपए का रखा गया था कि जो गरीब 10 लाख गरीब परिवार हैं भारत में उनको मतलब 5 लाख मतलब क्या बीमा कवर दिया जाएगा। तो इसमें 1 करोड़ लोगों को ने क्या इसके ज़रिए दोस्तों उपचार करवाया है, इसलिए ये चर्चा में है। ठीक है, तो देखिए देख लेते हैं हाल ही में भारत सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य ने करोड़ों लोगों के उपचार का आंकड़ा प्राप्त कर लिया है। 1 करोड़ लोगों का उपचार हो चुका है दोस्तों। इस योजना के तहत 21,565 सरकारी और निजी पैनलबंद अस्पतालों के माध्यम से 13,412 करोड़ रुपए की लागत से उपचार उपलब्ध कराया गया है। इस अवसर पर आयोजित वेबिनार में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना आगामी समय में जो स्वास्थ्य संबंधी जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने में बेहतर साबित होगी। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि आयुष्मान भारत जो स्कीम 2018 में लॉन्च की गई थी, जो आरोग्य योजना है दोस्तों, इसने क्या किया है, एक तो 1 करोड़ लोगों को उपचार दे चुका है ये अब तक, और दूसरा आपको यहाँ से याद रखना है इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2018 में ये बातें, और करीब अस्पताल 25,000 के आसपास 21,565 अस्पताल इससे संबद्ध किए गए हैं। 13,412 करोड़ रुपए की लागत से उपचार किया गया है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे हम बात करते हैं, लास्ट खबर है, छोटी सी खबर है, रेपो रेट में कटौती 4.40% से घटकर कितना हो गई दोस्तों, 4% हो गई है। तो RBI ने अभी रेपो रेट में क्या की है दोस्तों, कटौती की गई है। अब इसके बारे में भी यदि आप लिख सकते हो तो एक तो रिवर्स रेपो रेट होती है, रिवर्स रेपो रेट एक होती है दोस्तों, बैंक रेट होती है, एक होती है दोस्तों स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF होती है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और आगे हम बात करते हैं दोस्तों तो एक होता है MLCR होता है। तो इनके बारे में भी यदि आप लिख सकते हो तो बेहतरीन लिखना। तो दोस्तों ये था आज का ज़बरदस्त करंट अफेयर्स। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और दोस्तों वीडियो रुकना नहीं चाहिए क्योंकि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी को बदलने वाला है, आपका लक्ष्य को एक ही बार में भेदने में सक्षम होगा। तो वीडियो रुकना नहीं चाहिए, कंटिन्यू शेयर करते रहिए। आपके एक शेयर से आपके दोस्तों का, आपके रिलेटिव्स का, आपके जानकार भी नहीं है तो उनका बहुत भला होने वाला है। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।